हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, विषय विज्ञान का और कक्षा 8 का, सत्र 2024 से 25 का, जो कि तो आपका पहले अध्याय में दिया गया है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो फसल उत्पादन और प्रबंधन में अभ्यास देखिए। उपकरण के नाम दिए गए हैं और कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांट कर लिखिए। तो एक साइड आपको उपकरणों के नाम दिए गए हैं, तो जो भी कृषि कार्य में जो भी उपकरण उपयोग में आते हैं आपको उनका नाम लिखना है। तो यहाँ पर इस प्रकार दिया गया है। पहला आप क्या लिख देंगे यहाँ से छांट के? ट्रैक्टर है, हल है, कुदाली है और सीड ड्रिल है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यदि कोई उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ लिखें। तो हल के साथ साथ क्या है? कल्टीवेटर भी है। फिर ट्रैक्टर के साथ डिस्क हैरो है। फिर कुदाली के साथ थ्रेशर भी है और सीड ड्रिल फावड़ा। तो इनके साथ साथ फावड़ा, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर और थ्रेशर ये भी कृषि कार्य में काम आते हैं। अब आगे देखते हैं। कोष्टक में दिया गया है जो बॉक्स खाली हैं उनमें निम्नलिखित शब्दों से चयन कर लिखिए। तो एक ये सीक्वेंस में दिया गया है, तो आपको इस कोष्टक में भरना है। तो मिट्टी तैयार, पहले हम क्या करते हैं? मिट्टी तैयार करते हैं। फसल बोने से पहले मिट्टी तैयार की जाती है। फिर उसके बाद बुआई करते हैं। फिर खाद एवं उर्वरक देते हैं। उसके बाद सिंचाई करते हैं। सिंचाई के बाद खरपतवार से उसकी सुरक्षा भी करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? हम कटाई करते हैं। कटाई के बाद अनाज का क्या करते हैं? भंडारण। ठीक है। अब हम देखते हैं अभ्यास का पहला प्रश्न है, जो कि सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए दिया गया है। तो गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि है। तो गेहूं, चना और मटर की जो समय अवधि होती है उगाने की, वह अक्टूबर से मार्च तक की होती है। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर सेकंड है, पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है। वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीप तंत्र। डीप तंत्र में जो जल है सिंचाई के दौरान वह सीधा पौधों की जड़ों में जाता है। ठीक है। अब सही विकल्प में हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। बूझों ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया। कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन है। तो हम जैविक खाद के बारे में सही कथन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। सेकंड ऑप्शन दिया है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। और सी में दिया है कथन ए और बी दोनों सही हैं, डी सिर्फ कथन ए सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है और इसमें जो जीवाणु उपस्थित रहते हैं उनकी जो संख्या है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है? तो सीड ड्रिल। सीड ड्रिल से समय भी बचता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। ठीक है। अब पांचवा प्रश्न है, सही विकल्प का जो पांचवा प्रश्न है वो देखेंगे। उपरोक्त चित्र में गमले ए, बी तथा सी में चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया। बताइए किस गमले के पौधे का चना अधिक स्वस्थ वर्धक होगा? तो ए में मिट्टी के साथ क्या है? गोबर की खाद है। और बी गमले में मिट्टी प्लस यूरिया है। और तीसरे गमले में जो सी नंबर का है उसमें सिर्फ मिट्टी है। तो मिट्टी और गोबर की खाद वाले गमले का जो पौधा है वह ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, गमले ए में। ओके। अब हम प्रश्न दूसरा देखेंगे। दिए गए शब्दों में से चुनकर
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमको रिक्त स्थान दिया गया है, उसमें हमें यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको भरना है। तो आइए देखते हैं। बूझों द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है ना। खाली स्थान में यहाँ छिड़काव तंत्र आ जाएगा। फिर पहेली समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य क्या करते हैं, मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो खाद से मिट्टी को ह्यूमस मतलब नमी है ना, प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर खालिस्तान में ह्यूमस आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बूझों ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को भी उगते हुए देखा। इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए बूझो खालिस्तान का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर खरपतवार नाशी आ जाएगा है ना। खरपतवार नाशी का प्रयोग करके हम खरपतवार को अलग करते हैं। अब अगला प्रश्न है, घरों में अनाज के भंडारण में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो घरों में जब अनाज का भंडारण करते हैं तो उसको बचाने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए हम नीम की पत्तियों का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब आगे देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न तीसरा देखिए। भारत देश में फसल की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं। कोई 2 पर्वों के नाम लिखिए। तो भारत देश में फसलों की कटाई के समय विशेष पर्व मनाए जाते हैं ना, जो कि निम्न प्रकार हैं। पोंगल मनाते हैं, वैसाखी, होली, दिवाली इत्यादि। अब चौथा प्रश्न देखिए। निम्नलिखित फसलों में से रबी तथा खरीफ की फसलों को छांटिए। तो यहाँ पर धान, चना, मक्का, सोयाबीन, मटर और मूंगफली दिया हुआ है। तो हम इसमें से खरीफ और रबी की फसल को छांटेंगे है ना। तो खरीफ की फसल है, धान है, मक्का है, सोयाबीन है और मूंगफली है। और रबी की फसल में चना है और मटर है। ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5वां, बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है व इसके उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। बाजरा खरीफ की फसल है और इसको उगाने के लिए उपयुक्त महीने मई और जून हो सकते हैं है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6वां, निम्नलिखित बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो यहाँ पर पहले कटाई, फिर गेहूं का भंडारण, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, खाद्य एवं उर्वरक दोनों है ना, बुवाई और मिट्टी तैयार करना, ऐसा दिया गया है। तो हमको ये आगे पीछे दिया गया है, तो हमको इसको क्या करना है कि एक वे पे लिखना है, एक सीक्वेंस में लिखना है ना। तो पहले क्या आ जाएगा अपना, हम जब फसल बुवाई करते हैं तो क्या करते हैं, पहले मिट्टी तैयार करते हैं है ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं, बुवाई करते हैं। बुवाई के बाद खाद एवं उर्वरक देते हैं। फिर सिंचाई करते हैं। सिंचाई के बाद जो खरपतवार उसमें आता है तो उससे भी हम उसको सुरक्षा करते हैं। फिर कटाई करते हैं। उसके बाद गेहूं का क्या कर देंगे, हम भंडारण कर देंगे। ठीक है। अब अगला प्रश्न देख रहे, प्रश्न 7वां, किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो देखते हैं आंसर में। फसल के खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं है ना। अगर किसान भंडारण से पहले अनाज को सुखाना भूल जाता है तो उसमें सूक्ष्म जीव छोटे छोटे लग जाते हैं जो बीज को खराब कर देते हैं ना। तो वह मतलब बीज बोने के लिए अनुपयोगी हो जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे जो कि लघुत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न 8वां देखते हैं। बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीके का उपयोग करता है और पहली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल उपयोग करती है। बताइए बुआई के लिए कौन सा तरीका उत्तम है और क्यों है ना। तो हम देखते हैं बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल के उपयोग
का तरीका सबसे उत्तम है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए, जिससे पक्षियों द्वारा सुरक्षा मिलती है और इस प्रकार की बुआई में समय और श्रम दोनों की बचत होती है ना। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 9वां है, चित्र को पहचानिए। ये चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित है? चित्रों को नामांकित कीजिए। इनमें से कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र दिए गए हैं। तो पहले चित्र में क्या दिया है? मोट, है ना, घिरनी के द्वारा इसमें सिंचाई करते हैं। फिर दूसरा चित्र है रहट, फिर तीसरा है छिड़काव तंत्र और चौथा है डीप तंत्र। तो आप देखते हैं आंसर, इनमें से कौन सा जल की कमी वाले क्षेत्रों में मतलब उपयोग अच्छे से आ सकता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें से डीप तंत्र का जो चित्र है वह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है, क्योंकि इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ में गिरता है ना, सीधा डायरेक्ट पौधों की जड़ में जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि प्रश्न 10वां है। कभी कभी खेतों में फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, तो आप उन्हें कैसे हटाएंगे और क्यों हटाएंगे? तो आंसर देखते हैं। खेतों में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, जिन्हें निराई करके हटाएंगे, क्योंकि अवांछित पौधे जल, पोषक जगह और प्रकाश से स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 11वां देखेंगे। एक बर्तन में स्वस्थ और कमजोर बीज रखे हैं, हम इसमें से स्वस्थ और कमजोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे? अब हम देखते हैं कि जो स्वस्थ और कमजोर बीज हैं उनको हम कैसे अलग अलग करेंगे, तो उसके बारे में हम देखते हैं। आंसर, एक बर्तन में स्वस्थ और कमजोर बीज रखे हैं, हम इसमें से स्वस्थ और कमजोर बीजों को पृथक करने के लिए एक बर्तन में पानी लेंगे, उसके बाद उसमें बीज डालेंगे। स्वस्थ बीज नीचे बैठ जाएगा और कमजोर बीज पानी में तैरने लगेगा, है ना। अब अगला प्रश्न देखेंगे। आपको खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया गया है, बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयारी करेंगे और क्यों करेंगे, है ना। तो हम देखते हैं उत्तर इसका, प्रश्न 12वां का। बीजों को बोने से पूर्व हम सबसे पहले मिट्टी को पलटना तथा उसे पोला करेंगे, है ना, क्योंकि इसे उलटने पलटने और पोला करने से जो इसमें पोषक तत्व शामिल रहते हैं वह कैसे रहते हैं? ऊपर आ जाते हैं ना, पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ दीर्घोत्तरी प्रश्न दिया गया है। तो प्रश्न 13वां है। यहाँ पर बूझो और पहेली के बीच में कुछ बातचीत हुई है, वहाँ से हमें आंसर यहाँ पर लिखना है ना। तो पहला है, उपरोक्त बातचीत के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें, है ना। तो पहला है, उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं? तो आंसर है, उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में पाए जाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, मिट्टी को ह्यूमस कौन प्रदान करता है? तो मिट्टी को ह्यूमस जैविक खाद प्रदान करता है ना। फिर प्रश्न तीसरा है, जैविक खाद से क्या लाभ है? तो जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है और जिससे फसल अधिक गुणवत्ता वाली और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है ना। चौथा प्रश्न है, उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा होगा और क्यों? तो उर्वरक से मिट्टी को नुकसान होता है, क्योंकि उर्वरक में मिट्टी का गठन खराब हो जाता है ना, और खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। अब पांचवा प्रश्न है, उर्वरकों के कोई दो उदाहरण लिखे, हैं ना। तो उर्वरक के उदाहरण है यूरिया है, अमोनिया है, सल्फेट है और पोटास है ना। प्रश्न क्रमांक 14 देखेंगे। अनुकूल जलवायु परिस्थितियां
उचित खाद एवं उर्वरकों के उपयोग के बाद भी किसान को फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई। इसके संभावित कारणों को लिखिए। तो हम इसके संभावित कारण देखते हैं। पहला है किसान द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं बोए गए। दूसरा है किसान द्वारा खादों उर्वरकों का सही प्रकार से उपयोग नहीं किया गया। तीसरा है खरपतवार की मात्रा अधिक होने के कारण। चौथा है फसल रोगग्रस्त, सूखाग्रस्त एवं बाढ़ग्रस्त होने के कारण। अब अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर का है। एक किसान द्वारा फसल बोने के लिए ऐसे खेत को चुना गया जहां कई वर्षों से किसी भी जीव जंतु व पेड़ पौधों की पूर्णतया अनुपस्थिति रही। खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया। मौसम भी अनुकूल था, परंतु फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। तो इसके क्या संभावित कारण हो रहे हैं, खंड में हम देखते हैं। इसका उत्तर किसान द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज, खाद एवं उर्वरक, उचित सिंचाई, दवाई का प्रयोग नहीं किया गया होगा, इसलिए किसान को अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। अब प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न है, यदि आप उसकी जगह होते तो अपेक्षित परिणाम के लिए क्या प्रयास करते। तो हम क्या प्रयास करेंगे, आंसर देखते हैं। यदि मैं उसकी जगह होता तो गुणवत्ता युक्त बीजों का उपयोग करता एवं आवश्यकता अनुसार खाद एवं उर्वरक का उपयोग करता। समय समय पर दवाई, सिंचाई, निराई एवं कटाई का कार्य भी पूर्ण करता। तो हमारा अध्याय 1 का अभ्यास जो है वो समाप्त हो गया है। अब हम देखेंगे आगे प्रोजेक्ट। आगे हम देखेंगे अध्याय 1 का जो प्रोजेक्ट 1 है वो देखेंगे। तो मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेटकर रखिए एवं होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट कीजिए। अगर हम मूंग और चने के बीज को लेकर उन्हें गीली रुई में अगर रखते हैं, कपड़े में लपेटकर, तो उसमें जो परिवर्तन होंगे उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना। तो समय दिया गया है और होने वाला परिवर्तन। तो 24 घंटे में बीज अंकुरित होता है। दूसरे दिन में 2 दिन में क्या होता है, अंकुरण का बढ़ना, अंकुरित हो जाता, अंकुरण का जो अंकुरित हुआ रहता है वह क्या होता है, बढ़ता है ना। फिर 5वें दिन में मूंग का छोटा पौधा बनता है। उसके बाद 10 दिन में मूंग का जो पौधा है वो कैसा होता है, बड़ा पौधा हो जाता है ना, पौधा बढ़ने लगता है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का आपने जो अवलोकन किया उनको चित्र बनाकर दर्शाइए, है ना। तो जो बीज का जो अंकुरण की जो विधि है ना, अंकुरण की जो अवस्था है उसको हमने यहाँ चित्र बनाकर दर्शाना है। तो आप भी ये चित्र अपनी नोटबुक पे बना लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रोजेक्ट क्रमांक 2। तो प्रोजेक्ट क्रमांक 2 में पहला प्रश्न है, किसी खेत, पौधशाला मतलब नर्सरी, है ना, अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। तो पहला है बीज चयन का महत्व, सिंचाई की विधियाँ, अधिक शीत, अधिक गर्मी एवं अधिक वर्षा का पौधों पर प्रभाव, उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद, व्यावसायिक उपयोग। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। बीज के चयन का जो महत्व रहता है वो किस लिए रहता है, अच्छी फसल के लिए होता है ना। सिंचाई की विधियाँ डीप तंत्र और छिड़काव तंत्र हैं। अधिक शीत, अधिक गर्मी एवं अधिक वर्षा का पौधा कैसा होगा, खराब हो जाएगा, है ना। फिर यूरिया, पोटास, NPK उर्वरक एवं गोबर खाद का प्रयोग, व्यावसायिक उपयोग आय के प्रमुख स्रोत हैं, है ना। व्यावसायिक का जो उपयोग है उसके आय के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखिए।
तो क्या है, कल्टीवेटर और सीड ड्रिल है, और इसके लिए आपको फाइल भी तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग होता है? तो पानी की कमी वाले क्षेत्रों में डीप तंत्र विधि का उपयोग होता है और छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग होता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला मतलब नर्सरी में क्यों लगाया जाता है या क्यों उगाया जाता है ना? तो पौधों को जो खरपतवार से बचाने के लिए हम नर्सरी में या पौधशाला में उगाते हैं पौधों को, ठीक है। फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं? तो आंसर है, प्राकृतिक रूप से उग जाने वाले पौधे फसल की वृद्धि के लिए हानिकारक है, जिसे हम क्या कहते हैं, खरपतवार, है ना। अब अगला प्रश्न है, फसलों के भंडारण की विधियां लिखिए। तो फसलों के भंडारण की विधियां, सुखाओ, पहले फसल को कटाई करने के बाद हम सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको छानते हैं ना, सुखाना और छानना, ठीक है। तो हमारा ये अभ्यास कंप्लीट हो चुका है अध्याय 1 का। नेक्स्ट अध्याय 2 के लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।